Your topic is power. पावर का मतलब आपको बेसिकली द स्ट्रेंथ। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे तो इसमें आपका ना डेफिनेशन, power is defined at the rate of doing work. काम करने के रेट को आपका नाम पावर से डिफाइन किया जाता है। याद रखिएगा, रेट, दर जिसको हिंदी में कहा जाता है, दैट इज नॉट ए क्षमता, इट इज नॉट ए कैपेसिटी, इट इज अ रेट। याद रखिएगा, अगर यहीं पे आपका नाम वो आ जाता तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो शक्ति, स्ट्रेंथ को डिफाइन आप करने से करते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी दर क्या है। अब यहाँ पर रेट, कई बच्चों को रेट, देखो मैंने वही बोला था, अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, पहली चीज है, तो आप फॉर्मूला के हिसाब से आप इसको बड़ी अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। डूइंग वर्क, वर्क डन बाय द गर्ल, टाइम टेकन, रेट। अब वर्क डन को यू आर डिवाइडिंग इट बाय टाइम, टाइम से आप है तो दैट इज डिफाइंड एज योर पावर। ये पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P and work done is W over this T. T means time taken. Is that clear? So now power is defined as the rate of doing work. Rate जब आ गया तो टाइम से आप डिवाइड कर लोगे, इसको याद रखिएगा। Is that clear? कोई शक है तो बताइएगा आप, है ना। और देखो ये आपका इसकी जो अब आपकी यूनिट होगी क्या होगा बताइएगा। पावर इज ए वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्या होगा इसकी ऐसा यूनिट, जल्दी बताइए। वर्क डन इज पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, W मीन्स वर्क डन। वर्क डन आपका हमेशा जूल होता है, याद रखिएगा। एंड टाइम इज टेकन इनटू सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड या इसको आप कहते हैं वॉट। देखिए जूल पर सेकेंड या वॉट, इसका मतलब 1 वॉट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। क्लियर हो गया जी? क्लियर। अभी जो वॉट आपके होते हैं बेसिकली, बल्ब आपने देखा होगा 60 वॉट का होता है, ये आपका 36 वॉट की भी, पहले 40 वॉट्स की आपको ट्यूबलाइट आती थी। अब CFL आपके नाम देखो, दिस इज 4 वॉट की भी, 2 वॉट की भी, आपका ऐसे आती है 6 वॉट की भी आपका। क्लियर? तो नाउ ये थी आपका नाउ। अब इसमें जो बिगेस्ट यूनिट होती है 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। दैट्स गुड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 kW इज इक्वल टू 1000 वॉट, या इसको 1 किलो वॉट इज इक्वल 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 से 100, 10 से इसको 10 टू द पावर 3 वॉट भी आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट। आप मैथमेटिक्स वाले आपको कहीं भी लिखा नहीं चाहिए। और another unit of power, that is HP, this is हॉर्स पावर। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, याद रखिएगा। और ये आपका 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होती है। जितने भी आप वॉशिंग मशीन,
जितने भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप देखेंगे, दे ऑल आर डिनोटेड बाय, उनमें लिखा होता है, दैट इज वेरी क्लियर, कार्विंग होती है उनमें, लिखा होता है कि आपका ना वो इतने वॉट्स की होती है। आपका जो आप पानी की मोटर चलाते हैं उसमें भी आपका वॉट लिखा होता है आपका, कि हाफ वो क्या कहते हैं कितने किलो वॉट की है या कितने हॉर्स पावर की। आपका देखो श्री राम होंडा का जो पहले जनरेटर आता था उसमें भी आपका ना ये सारी चीजें होती हैं। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये दिस वाज योर पावर, ये पावर को आपने डिफाइन किया। अभी देखिए यहीं पे मैं एनर्जी को भी डिफाइन कर देता हूं। एनर्जी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क। ये एनर्जी हो गया साहब हमारे वजह से। आपने एक लकड़ी का टू कट अ लॉग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस, वी हैव टू रेज द एक्स, आपको कुल्हाड़ी उठानी पड़ेगी, वर्टिकली आप उठाते हैं आपका देखो above the log of wood में, and some work has to be done for just raising the x। आपने कुल्हाड़ी को उठाया, फिर आप उसके ऊपर से क्या करते हैं, लकड़ी के ऊपर अपना उस कुल्हाड़ी को आप मारते हैं। तो इफ द एक्स इज नॉट अलाउड टू फॉल ऑन द वुड, अगर आप लकड़ी पर उसको गिराने की क्षमता नहीं रखते या उसको परमिशन नहीं देंगे, यानी कि अपने हाथ को नहीं कहेंगे मत काट उसको, आप अपने हाथ को परमिट नहीं करेंगे, it can do work, it cannot be done। आपका आप अगर उसको अलाउ नहीं करेंगे तो काटेगा नहीं, हाथ आगे जाएगा नहीं। और अगर आपका if you allow to the axe through the brain, और आप फिर क्या कर रहे हैं, वो जो आप लकड़ी काट रहे हैं दैट इज आपका है, उसमें फिजिकल वर्क भी है, मेंटल वर्क भी है। लकड़ी काटना आपकी और किसी और के बस का भी नहीं है, बड़े स्टाइल चाहिए। कई बार ताकत लगाते हैं हम अनाड़ी की तरफ, लेकिन वो है कैसे, स्टाइल से होती है सारी चीजें, आपका कैलिबर से आपकी सारी चीजें होती है आपका। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can do when the energy is released। तो ये जो मैं x का आपको एग्जांपल दे रहा था, इसी में है द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can be it can do when ये भी क्या करना है कि आपका जो भी एनर्जी आपकी बॉडी के द्वारा आपका पजेसिव जितना भी अमाउंट होगा वो आपका ना इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क, वो उस कार्य के बराबर होगा इट कैन डू, जो किया जाता है या किया जा सकता है व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज। मतलब either you are doing a very small work or the big work, either that is a physical work, either that is a mental work, for all these the body is going to be आपका release the energy। आपने कहा मुझे भूख लग रही है, आपने कहा मैं थक गया हूं या मैं थक गई हूं, इसका मतलब आपकी बॉडी से क्या है, एनर्जी आपका ना रिलीज हुई है। क्यों हुई है वो आप जानिए, व्हाट टाइप व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क यू हैव डन देयर आपका। तो एक चीज ये भी नोट कर लें कि व्हेनेवर वर्क इज डन, स्पेशल नोट, जब भी आपने कोई काम किया है याद रखिएगा एनर्जी इज कंजर्व। उस समय आपकी ऊर्जा कंज्यूम हुई है, द यूनिट ऑफ वर्क एंड द एनर्जी आर सेम।
यानी दोनों की जो यूनिट है वो आपका क्या होगा, जूल होगा, क्योंकि एनर्जी का मतलब क्या हो गया, टू एबिलिटी टू डू द वर्क। समझ रहे हैं, एनर्जी इज एन एबिलिटी टू द वर्क। क्लियर है? ऐसा ही यूनिट एनर्जी की आपकी क्या होगी, एनर्जी आपकी क्या है, एनर्जी ये भी आपकी क्या है, एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर आओगी। इज इट क्लियर? और इसमें भी आपको मैं शायद बताना भूल गया हूँ कि जो पावर होती है, पावर, दिस पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपका ना स्केलर क्वांटिटी होती है। दो क्वांटिटीज होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? जानते हैं आप दोनों में व्हाट इज द फर्क, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या आर यू श्योर? 100%? 100% देख लीजिएगा, खाली देख लीजिए प्लीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। नाम से ही पता लग रहा है आपका नाम, बिल्कुल जैसे आप क्रिकेट खेलते हुए आपने देखा होगा, तो जो मूविंग क्रिकेट बॉल है आपका नाम कैन डू वर्क इन पुशिंग बैक द स्टंप्स। मूविंग वाटर्स को आपने देखा होगा, आपका नाम कैन वर्क इन टरबाइन, टर्निंग द टरबाइन, टरबाइन को घुमाने के काम पे आता है। देखो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मीन्स कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये आप डैम बनाते हैं। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डैम? डैम का मतलब वेयर यू आर गोइंग टू बी स्टोर द वाटर इन अ बल्क क्वांटिटी। पानी स्टिग्नेंट हो गया, खड़ा हो गया, शांत जल है, इसका मतलब आपका क्या है कि देयर इज नो मूवमेंट इन द वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में कोई आपका मूवमेंट नहीं है, शांत है, स्थिर है, दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने डोर खोला, व्हेन यू ओपन द डोर, द वाटर विल रशिंग डाउन, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, आगे जाकर के टरबाइन्स की ब्लेड में आपका ना इट विल इंपैक्ट, आपका टकराएगा, टकराने के बाद टरबाइन आपकी क्या होगी, रोटेट होगी, उसके साथ आपकी शाफ्ट लगी होगी और आगे जाकर के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। जो छोटे छोटे बेसिकली है ना, क्या नाम कहते हैं, ये जैसे पावर स्टेशन वगैरह, आप उत्तरांचल में रहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको विष्णुप्रयाग परियोजना को देखने जाए, या आपका जो डैम है हमारा, कितने डैम है हमारे पास यहाँ पे, कौन कौन से? एग्जैक्टली, टिहरी डैम, बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरा नानक मत्ता डैम। डैम वहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी को कभी प्रोड्यूस होते देखा? डैम तो यहाँ पे हरिपुरा जलाशय भी है, गदरपुर में पीछे, जहां आजकल बोटिंग वगैरह हो रही है। एक डैम वो है जहां मनोरंजन करने के लिए आप जाते हैं, पानी को स्टोर किया आपने, और आपको जब इरिगेशन पर्पसेस के लिए डैम बनाए जाते हैं। एक वहां जैसे आपको चीला हरिद्वार में है आपका नाम, विष्णुप्रयाग परियोजना जोशीमठ के पास लामबगड़ से जो अंदर ही अंदर आ रहा है, हाथी पहाड़ के अंदर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एट दैट टाइम माय फादर वाज देयर, मेरे सामने विष्णुप्रयाग परियोजना बना हुआ है। मैं उस समय आप ही की एज लेवल में था, 9th-10th में, व्हेन दैट वर्क वाज स्टार्टेड। आपका नाम टेरी डैम हो गया आपका, उसके बाद कालागढ़ डैम नागिना रामपुर के पास, छोटा सा चीला हरिद्वार। इतने डैम आपके पास होने के बाद बेसिकली व्हाट द थिंग्स आर ना, हमारे पास इतने डैम है, हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास स्टोरेज करने की कोई कैपेसिटी नहीं है। इतने साल हमारे उत्तरांचल को भरे हुए हो गए, लेकिन किसी
पट्टे का ध्यान नहीं गया हुआ। हम यहां से यूपी को बिजली देते हैं और वापस फिर लेते हैं, क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम। बारह मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप उत्तरांचल में रहते हैं। वी आर वेरी मच इनरिच फॉर वाटर। पानी के लिए हम में बहुत धनी है हम। आपका नाम देखो, हिमालय से आप आते हैं, जोशीमठ की तरफ से आते हैं, आपका देखो बद्रीनाथ से आते हैं, वहां से एक रिवर आती है, वो आते आते छोटी मोटी कई ट्यूबिटीज उसमें मिलती हैं। आप पांडुकेश्वर में आते हैं, वहां पे घगरिया से ऊपर वैली ऑफ फ्लावर से भी आपका पानी आता है। उसके बाद आप नीचे जोशीमठ के नीचे आ जाएंगे, विष्णुप्रयाग परियोजना जहां पे है, वहां पे भी दो नदी आती है, विष्णुप्रयाग उसको नदी जो संगम है, कन्फ्लुएंस है। उसके बाद आप आते हैं नंदप्रयाग, उसके बीच में भी कई आपका जो है आपका बेसिकली चमोली वगैरह इनमें आपका छोटी छोटी मिलती हैं, आपका गोपेश्वर वगैरह में भी मिलती हैं। उसके बाद नंदप्रयाग में आ जाइए, नंदप्रयाग में भी आपका कन्फ्लुएंस है। उसके बाद आप कर्णप्रयाग में आ जाइए, कर्णप्रयाग इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड आपका राधेश पिंडर नदी, जो तलवाड़ी, ग्वालदम, थराली, नारायण बगैरह होते हुए आती है। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे तो रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ की तरफ से आती है, और इधर से ही आई आपका कर्णप्रयाग से गौचर घोलती होते हुए। उसके बाद फिर लास्ट कन्फ्लुएंस देवप्रयाग, इतना। उसके बाद तब जाकर के आगे ऋषिकेश, ब्यासी होते हुए हरिद्वार आती है। इतनी बड़ी इन इस बेल्ट होने के बाद ये शायद आपको इस चैप्टर में कहीं कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में रहे हैं और मुझे आई गॉट जस्ट ए चांस टू सी दीज रिवर्स, टू कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस नेचर विद माई फादर। तो दैट्स आई एम टेलिंग टू। मैंने यहाँ पे क्योंकि ये आ गया टू प्रोड्यूस, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी पे मैंने आपको डिफाइन करके बताया। मूविंग विंड कैन डू व्हाट, जब आपकी घूमती है उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहते हैं उनको, विंड मिल, एग्जैक्टली। यहां कहीं देखा आपने सबसे नजदीक बदायूं के जाते समय, जब आंवला आप जाएंगे इफ्को की फैक्ट्री वहां पे है। जब आप यहां से दिल्ली रूट पे जाएंगे, गजरौला के पास है विंड फार्म। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र सीडी वाले साईं बाबा को जाएंगे तो वहां मुंबई से, तो वहां तो विंड फार्म से ही है। तो जो विंड मिल्स होती है, विंड कैन डू द वर्क टू टर्निंग द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स, आपका नाम। तो मीन्स कहने का मतलब मूविंग बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट। कोई भी जो मूवेबल बॉडी होती है, जब वो काम कर रही होती है, हेंस इट पजेसेस द एनर्जी। तो एनर्जी को आपका क्या करती है, पजेसेस करती है, सप्लाई करती है, देती है, आपका नाम ऑब्टेन करती है, प्राप्त करते हैं हम उससे। दैट्स कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? तो क्लियर ना? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी भी शरीर, किसी भी पिंड से जो आपकी एनर्जी आपका ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी गति के कारण होता है मोशन, इज कॉल्ड केई, काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं। ये मैं डैम की बात कर रहा था, देखो मैंने आप लोगों को खाली दिमाग में, तो ये अपने टीचर्स वगैरह को बोलो कि फालतू की बात करने से फालतू का आपको ले जाएं डैम्स में। हाउ वी आर गोइंग टू बी जनरेट द, हाउ वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, आप वहां जाएंगे तो जो प्रैक्टिकल वर्क आप देखेंगे वहां पे और थ्योरेटिकल में बड़ा डिफरेंस हो। क्योंकि हम ले जाएंगे, अगर हमने कहा कि आज हम आपको टूर पे ले, हमने कहा आज तो मास्टर सारा पैसे खा रहा होगा कोचिंग वाला, लेकिन अगर स्कूल टीचर जो है हमारा, हमने 50 रुपए मांगे, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी, उन्होंने 5,000 मांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको बोलिए चाहिए। अब देखो अभी क्या है, जब डैम में पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर, स्टैंडिंग वाटर जिसको आप कहते हैं, स्टैंडिंग वाटर, जैसे आपके पानी की टैंकी में भी आपका अगर पानी खड़ा है, इसका मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आपने देखो मैंने बोला था, आपने ये खोला, आपका नाम देखो जैसे था, ये डोर खोला, यहाँ पे डोर था, दरवाजा था, गेट था, आप गेट भी कह सकते हैं इसको। तो पानी क्या होगा, ये आपका देखो, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर,
इज इन मोशन, ये मोशन में आ जाएंगे, रशिंग डाउन, नीचे की तरफ भागने लगेंगे। देखो इसका मतलब देयर इज मूवमेंट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आ गई, इसका मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये जब आपका आगे आते हैं, देखो ये पानी डोर खोला, प्रेशर के साथ आ रहा है आपका ना, तो नीचे आपका देखो ना, खाली ये एग्जांपल के लिए बताते, दिस इज द, ये ब्लेड्स एंड ब्लेड्स, ये टरबाइन है, इसमें पानी का प्रेशर पड़ेगा, ये द प्रेशर विल, द ब्लेड्स विल बी रोटेट, और यहां आपका ना फिर ये शाफ्ट के साथ यहां जनरेटर में आपका फिर आप इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होती है। तो ना इसमें आप देखो दो तरफ की आप एनर्जी देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और आपका ना काइनेटिक एनर्जी। मेरा सिर्फ एग्जांपल डैम की वजह से हमने कहा, तो ये चीजें जब आपके पास कारागढ़ आपके पास है, आपके पास टनकपुर में भी दो हैं ब्रिटिश के, शारदा एंड जगोड़ा। शारदा रिवर नीचे से जाती है और जगोड़ा शायद ऊपर से आती है टनकपुर के पास। जब आप पूर्णागिरी मंदिर जाते हैं तो मैंने इतनी चीजें आपको बता दी हैं। उसके बाद आपने देखो, व्हेन ए मूविंग हैमर ड्राइव्स अ नेल into the wood या on the wall, क्यों? Because its kinetic energy and the moving आपका काइनेटिक, क्योंकि हथौड़े के ऊपर आपका हथौड़ा क्या कर रहे हैं, कील के ऊपर मार रहे हैं आपका ना, यू आर हैमरिंग द आपका ना नेल, तो ये अंदर की तरफ आपका जो घुस रही है, दैट्स नोन एज आपका ना द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका ना, तो व्हेन ए मूविंग बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब आप उसको अगर स्टॉप कर रहे हैं बाय एन अपोजिंग फोर्स, तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी क्या हो जाएगी, लॉस्ट, वो खो देगा अपना। तो बीइंग यूज्ड अप टू डू द वर्क इन ओवरकमिंग का मतलब टू ब्रेक द रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिंग फोर्स अपना, ये चीजें आपको होनी चाहिए। 12 अपोजिंग फोर्स अभी आपने बोला, मैं भी कभी कभी अप्रोच करता हूं आपका, देखो ना कि जो हमारा प्रोफेशन है, अगर आप उसके साथ गद्दारी करेंगे, आप बच्चों को सही ढंग से नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे की समझ में अगर नहीं आ रहा, आप उसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, तो वो भी गद्दारी हो गया, अपोजिंग फोर्स हो गया ना। उसी को मैं आपका, हॉस्पिटल में आप ले जा रहे हैं पेशेंट को, डॉक्टर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा। मैंने वही बोला कि दो डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में जिस दिन सुधर जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। वो द फर्स्ट वन इज द एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, और दूसरा आपका चिकित्सा विभाग, मेडिकल आपका जो है डॉक्टर। तो वही मैं अपोजिंग की बात कर रहा था कि अपोजिंग फोर्स आपका नाम, तो इसको ओवरकम करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 12 फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क, इससे आप करते हैं। अब आपका देखिए ना, सपोज के लिए एक बॉडी यहां पे है, वन बॉडी इज हियर, एक बॉडी है आपका नाम, इट्स मास, ये स्मॉल एम है आपका, देखो ना, इसको यहां से लेकर के मैं आपका आई एम जस्ट प्लेसिंग इट एट बी पोजीशन, तो यहां से यहां आने में इसको क्या होगा, एक डिस्टेंस भी इसने क्या की होगी, ट्रैवल की होगी आपका नाम, देखो आप समझ रहे, क्लियर? तो ना इन गोइंग through a distance small as against the opposing force, क्योंकि आप ग्रेविटी को भी आप देख रहे हैं आपका नाम, देखो दिस इज द बॉडी हैज डन सम वर्क,
बॉडी को कुछ काम करना पड़ा है. दिस वर्क इज obtained by या received by या given by अपना work is equal to what? Force into distance. W is equal to F into S. ठीक है? क्वेश्चन. अब आप इसको यहां से यहां तक लाइए. आपका नाम देखो. दिस इज एट पोजीशन बी. आप देख रहे हैं द बॉडी इज नाउ इट इज एट रेस्ट. अब आपके रेस्ट में आ गई. इट हैज नो मोशन एंड हेंस जब किसी में मोशन ही नहीं होगा इसका मतलब इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी. उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होता. इसका मतलब कि ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैज बीन यूज्ड अप फॉर डूइंग द वर्क व्हेन वी हैव गोइंग टू बी प्लेस इट ऑन बी फ्रॉम ए. आपका नाम देखो. समझ रहे ना? डूइंग वर्क W, तो द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन. इसका मतलब आपका क्या हो गया? देखो काइनेटिक एनर्जी इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन. तो K E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? W. तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी W को आप कंपेयर कर दीजिएगा. आप मैथ वाले तो देखो ना. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इनटू S. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ओके. अब यहां पे ए पोजीशन पे थे आपका ना. देखो इतने बॉडी अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आपका v है, ये स्मॉल v. वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या करते हैं? u लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी को आप क्या करते थे? v लेते थे. स्मॉल दोनों बोथ आर द स्मॉल लेटर्स. लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल v ले रहे हैं एंड फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V ले रहे हैं. दिस इज द कैपिटल V with acceleration is denoted by small a and it is traveling a distance of s मीटर की एक डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है. आपका ना देखो. देन अकॉर्डिंग टू थर्ड क्या व्हाट इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर आपका देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसीलिए थोड़ा सा दूर रख रहा हूं. क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as था. इज इट क्लियर? ये तब था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. इट वाज कब था? जब इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u और कैपिटल V आप लेते थे. ठीक है? यहां पे व्हाट वी हैव डन? इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज योर स्मॉल v एंड द फाइनल वेलोसिटी इज टेकन एज योर कैपिटल V. आप समझ रहे हैं? तो अब आप ये मैंने दिखाया है, लेकिन यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट v स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2s. कोई शक है तो बताइएगा प्लीज. सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है जी. अरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है. बिल्कुल. इसका मतलब आपके स्कूल वाले आप लोगों को ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं बताते हैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. OT ऑन ट्रांसपोजिंग. इज इट क्लियर हो गया? इंस्टेड ऑफ फाइनल और इनिशियल आपने देख लिया. आपका नाम क्या है? आपका नाम देखो. दिस इज इट क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आपकी क्या है? स्मॉल v है.
फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका नाम देखो। अब आपको याद होगा, जरा आप पीछे बैक जाइए कि व्हेन a body is come to the rest, अगर किसी बॉडी को रेस्ट में लाया जाए या आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक, अगर इफ इट स्टॉप्स, अगर स्टॉप हो जाती है, स्टॉप्ड हो जाती है, रुक जाती है, उस समय क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी मोहतरमा, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल वी आपका इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। वैसे v इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहां कैपिटल V। अब आपका देखो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल V इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर और प्लस 2as। ठीक है जी, एक चीज तो याद है, अब यहां पे भी आपको आर्गुमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब तो वो हो गया ना, आधा इधर आएगा आधा उधर आएगा, तो आधे आधे के चक्कर में ना तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यहाँ का कहीं का नहीं रह रहा बच्चा। नहीं तो पहले क्या था, लिंकेज थी कि नहीं ये फाइनल में भी आना है बच्चे को, उसको तैयारी करनी है, उसको पीछे के सारे चैप्टर दिमाग में रहते थे। When a body is bring to be या come to the rest, जब आती है उस समय आपका क्या नाम क्या होता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब माइनस। तो देखो, तो 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ये देखो 2s, यानी कि a इज इक्वल टू आपका ये, अब ये एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, अब ये डी एक्सेलरेट हो जाएगा आपका नाम देखो 10,000, क्योंकि ब्रेक आप अप्लाई कर रहे हो, कोई चीज तो आपका होगा जो अपोज करेगी फोर्स को, उसके मूवमेंट को आपका कम कर रही है, बिल्कुल जीरो कर दे रही है। आपका समझ गए जी, क्लियर हो गया। तो ना इट मींस जब इधर आएगा ओटी में आएगा तो देखो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर हो गया, स्मॉल v स्क्वायर, क्योंकि द वैल्यू ऑफ कैपिटल V व्हिच वाज योर फाइनल वेलोसिटी वाज आपका जस्ट 0। व्हाई? बिकॉज़ द बॉडी इज ब्रिंग टू बी रेस्ट। ये आपका हो गया ओटी, ऑन ट्रांसपोजिंग, जिसको मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स वाले बच्चे को ट्रांजैक्शन आनी चाहिए। अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ये 2as हो गया, जिसको हमारी मेरी लैंग्वेज में आपका स्ट्रैपिंग कहते हैं। ये आपका दोनों तरफ, अब ये बच्चा ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ देखो आपका ये 2as इस इक्वल आपका, जैसे ये माइनस इधर आया ओटी ऑन ट्रांसपोजिंग, ये आपका अगर आप देखो ये इधर आएगा माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as हो गया, इट इज गोइंग टू मूव, ये देखो दोनों, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, डबल ओटी हो गया, जिसको आप स्ट्रैपिंग कहते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 2as हो गया। अब आपका नाम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सर का सेकेंड लॉ क्या था, force is defined as the product of the mass and the acceleration। तो ना F is equal to आपका m into a। So now you have to find out the value of this acceleration from this formula। वही a is equal to f upon, यहां रख दीजिएगा। Now substitute the value of a in equation number, अब आपका क्या हो जाएगा देखो आपका नाम इन इक्वेशन नंबर 4 5 ये आपका 6 ये आपका 7, तो देखो आपका नाम दिस कहां डालेंगे, यहां 5, दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 into a is what, a is आपका देखो f over m into s। हो गया जी, क्लियर।
इक्वल टू Fs. This is called the transaction. अब आप करेंगे Fs from equation number 3. In place of this Fs, now that is equivalent to the kinetic energy. So now तो kinetic energy इसकी जगह में रखा, इसे इक्वल टू half mv square. This was the derivation of kinetic energy. Ke is equal to half mv square. ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया. m means mass of a body, v means velocity of a body, या इसको आपका स्पीड ऑफ द बॉडी भी आपका कहा जाता है. अब आप लगा लीजिएगा कि ये फॉर्मूला आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने कैसे आपने इसको प्रूव किया है, ये आप देखिए. इज इट क्लियर? फाइन. तो ये था आपका नाम. नाउ after deriving the formula of this kinetic energy is equal to half mv squares. Now two important conclusions you can see here. Now this means one is kinetic energy is directly proportional to the mass. ये देखिए, जब सामने होगा that's known as directly proportional to. Or now the another one is kinetic energy is directly proportional to the squares of the velocity. Directly proportional to the square of velocity. इसका मतलब फिजिक्स में दो चीजें होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली यू आर सिटिंग विद मी, whatever I am teaching to you, the things which is coming out from my mouth is directly reaching to your ears, directly reaching to your. अब यही आपने क्या कहा घर जाके, आज आपने कहा मैं पढ़ाती हूँ, आज रॉबर्ट सर ने क्या पढ़ाया था, तो दैट स्टूडेंट टू whom you are teaching is inversely proportional to me, जिसका मेरा कहीं से कहीं तक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, समानुपात अनुपात जिनको आप हिंदी में कहते हैं, मैं वैसे नहीं जानता. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, वन थिंग विल बी इंक्रीज, सेकंड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. इनवर्सली अगर ये गलती से ऐसे होता, सब कुछ समझाना है, मैं तो टीचर हूं, अगर ये देखो ये 1/, में आ जाएगा तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. ऐसे होता है. इसमें क्या होगा, 1 is going to be increased, this will automatically decrease. If it is going to be decreased, it is going to be increased. ये इनवर्सली में होता है. देखो तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की बात कर रहा था. If mass of a body is twice, यहां पर twice का मतलब मेरा डबल है. अगर हम किसी भी पिंड, किसी भी बॉडी के मास द्रव्यमान को अगर हम बढ़ा देंगे तो देखो द काइनेटिक एनर्जी D माने THE, द काइनेटिक एनर्जी विल बी आल्सो डबल. तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. चेक करके दिखा दो. देखो ना, क्योंकि मास इज इक्वल टू आपने 2 kg रख दिया, तो जब मास इसकी जगह में रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V आपका क्या जाएगा, 2 जूल हो जाएगा. आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि देखिए K E इज डायरेक्टली M, तो आप करो, और K आपका देखो अगर 2 रख रहे हैं आप तो देखो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. समझाने का मेरा तात्पर्य ये था. नाउ B, इफ mass of a body is half, अगर इसको हाफ कर देंगे then the kinetic energy is also half. तो ये भी आपकी हाफ हो जाएगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा. one is going to be increased, the second will be going to be increased automatically.
and if one is going to be आपका just decrease, another will be also going to be decrease. अब जैसे m is equal to आपने हाफ कर दिया, देखो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mn, तो if you are going to keep the value this here, तो देखो ये भी आपका हाफ हो जाएगा. कोई शक? समझ गए ना? तो देखो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब दूसरी चीज ये तो हमने हो गया. अब आपका देखो सेकंड वाले में बी में सेकंड ले रहा हूं, ए में आपका देखो फर्स्ट था. देखो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर. इसमें क्या होगा कि देखो आपका फर्स्ट केस इफ वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी को आप डबल कर देंगे, सो काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स मोर, 4 गुना बढ़ जाएगी. इट बिकम्स 4 टाइम्स. हाउ? देखो आपका v is equal to 2. v is equal to 2. So therefore kinetic energy is like 2 का square in place of v. So देखो आपका kinetic energy is 4 times. Sure? Now in the second phase, in the second slot, now देखो v is half. अगर velocity को हाफ कर देंगे तो kinetic energy is equal to 1/4th time. 1/4th time. It becomes, एक को डिक्रीज किया तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. तो देखो आपका क्यों कि देखो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v का मतलब 1/2 का स्क्वायर एंड दैट इज 1/4 टाइम्स. क्लियर? तो इसका मतलब इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है आपका? ना देखो इसका मतलब क्या हो गया कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी दैट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी. क्लियर हो गया? अब इसका मतलब जो स्पेशल नोट इससे निकल करके आ रहा है वो आपका क्या आएगा आपका? ना देखो कि हैवी बॉडीज, जो भारी भरकम शरीर होते हैं या भारी भरकम बॉडीज होती हैं मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, अत्यधिक वेग के साथ आपकी जाती हैं और जब इधर का तो हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. मीन्स दे कैन डू मोर, ये आपका क्या कर सकते हैं? ज्यादा वर्क कर सकते हैं देन द स्लो मूविंग बॉडीज ऑफ स्मॉल मास. इसीलिए दिस इज द रीजन why a blacksmith uses a heavier hammer than one used by a goldsmith. goldsmith का मतलब सुनार और ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहा. लोहार जब लोहे की चीजों को पीटता है तो बड़ा हैमर रखता है, और सुनार जब सोने के चीज का जेवर बनाता है, ज्वेल्स बनाता है, आपका ज्वेलरीज बनाता है, उस समय वो छोटे से हथौड़े से टक 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 आपने किया होगा आपका ना देखो. इज इट क्लियर? इट हैज बीन फाउंड दैट, क्लियर हो गया ना? ब्लैक स्मिथ बड़ा हैमर लेता है इन कंपेरिजन गोल्ड स्मिथ के, और इट हैज बीन फाउंड, और ये भी पाया गया है कि अ ड्राइवर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ हिज कार. अगर कोई भी ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ कोई ड्राइवर अगर अपनी कार की स्पीड को आपका बढ़ाता है अप्रोचिंग ऑन हिली रोड, करेगा क्यों? ऊपर जा रहे ना, ऊपर समझ रहे ना कि हैवियर हैमर के बाद ड्राइवर इंक्रीज द स्पीड ऑफ हिज कार ऑन अप्रोचिंग ए हिली रोड. जब when a car is moving on flat road, it has to work to overcome the friction of the road and air resistance, but no work is done against the force of gravity. जबकि when a car is going up the hill, जब आप पहाड़ी में जाते हैं, यहां से नैनीताल आप जा रहे हैं, तो काठगोदाम से ऊपर आपकी क्या है? चढ़ाई है. इसका मतलब है then in addition to friction and air resistance, it has to work against the force of gravity.
चढ़ाई में आप जा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं आपका, समझ रहे हैं? तो ड्राइवर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ हिज कार ऑन अप्रोचिंग अ हिली रोड टू गिव मोर काइनेटिक एनर्जी टू द कार दैट इट मे गो अप अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपकी हो जाएगी। श्योर हो गया, क्लियर हो गया? तो ना ये एग्जांपल्स थे, तो इसको घर में जाकर के जरूर पढ़िएगा। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, सारे क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा। टुमारो आई विल टीच यू द पोटेंशियल एनर्जी। फाइन, प्लीज।